अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एनटीएस टेस्ट की तरफ से आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिन्होंने पेपर अच्छा किया होगा। तो लेट ये जो आज का जो पेपर हो चुका है, तकरीबन मैंने जितना भी क्वेश्चन मैंने अपलोड किया है, जितने भी क्वेश्चन का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो नियरली इससे भी कुछ रिपीट हो चुका है। अगर एक स्टूडेंट ऐसे था कि इसने राबिता किया कि आप सर ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये बहुत हाई लेवल का है, जबकि इसमें कोर्स सिर्फ और सिर्फ 10 तक हो सकता है। लेकिन मैंने उसको कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें एपीएससी और बीएससी का भी हो सकता है। तो आज पेपर तो हुआ, सबको पता चला, तो इसमें एपीएससी और इसके साथ साथ इसमें बीएससी भी इंक्लूडेड था। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और आपको प्रूफ के साथ मैं इंशाल्लाह इसको सॉल्व करूंगा। तो लेट स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये सब्जेक्ट पार्ट में 41 है। और विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज द एंट्रोपी चेंज जीरो। यहाँ पर मैं इक्वेशन नहीं लिख सकता, लेकिन एंट्रोपी के लिए इक्वेशन होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और ये डेल्टा एस इक्वल होता है डेल्टा क्यू डिवाइड बाई टी की। अब डेल्टा क्यू हीट है, जबकि डिवीजन में जो टी है ये टेम्परेचर है, और एंट्रोपी को हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम एस या एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम सिर्फ चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर डेल्टा क्यू जीरो है तो हमारे साथ ऑटोमेटिकली एंट्रोपी जीरो हो गया। अब आप सोच लीजिए, आइसोबारिक में हमारे साथ हीट जीरो नहीं होता, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इस तरह आइसोथर्मल में टेम्परेचर ये इस तरह हम करते हैं कि टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहता है, लेकिन हम इसको हीट देते हैं या लेते हैं, तो इसलिए इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ये इसमें भी हीट का जीरो होना ज़रूरी नहीं है, आइसोथर्मल है। इस तरह आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इसमें भी हीट हम इधर देते हैं या इससे लेते हैं सिस्टम से। तो एक क्लोज सिस्टम के लिए इसका एंट्रोपी तब जीरो होगा जब वो एडियाबेटिक सिस्टम होगा। इट मीन एडियाबेटिक का मतलब क्या है? एडियाबेटिक एक ऐसा क्लोज सिस्टम होता है जिसको हम हीट ना देते हैं ना इससे लेते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है एडियाबेटिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, the velocity at which relativistic length of a body reduce to half of its proper length। अब ये जो क्वेश्चन है ये बीएससी या हम इस तरह बेसिक ये एपीएससी तक बाउंड है। तो ये क्वेश्चन कहते हैं कि अगर रिलेटिविस्टिक लेंथ को मालूम करना चाहते हैं, रिलेटिविस्टिक लेंथ तब होता है जब एक बॉडी बहुत तेज स्पीड से जा रहा है, तो इसका जो लेंथ है वो रिड्यूस होता है, वो कम होता है। तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि अगर रिलेटिविस्टिक एक पार्टिकल है, वो रिलेटिविस्ट या एक ऑब्जेक्ट है जो रिलेटिविस्टिक स्पीड से बहुत तेज स्पीड से मूव करता है, तो इसका जो प्रॉपर लेंथ है वो एल है। तो इसका जो रिलेटिविस्टिक लेंथ होगा अब क्या होगा, तो ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन है कि ये जो रिलेटिविस्टिक लेंथ है ये हाफ हो गया ओरिजिनल लेंथ का, प्रॉपर लेंथ का। तो आपके साथ अगर ये प्रॉपर लेंथ का हाफ हो जाता है तो इसका स्पीड कितना होना चाहिए? तो आइए मैं आपको ये सॉल्व करके दूंगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये हमारे साथ है फार्मूला रिलेटिविस्टिक का जो लेंथ होता है ये एल है और रिलेटिविस्टिक लेंथ, जबकि एल नॉट हमारे साथ लेंथ है और लेंथ जो प्रॉपर लेंथ है जिसको हम स्टेशनरी रेफरेंस में इसको मेजर करते हैं। तो ये इसका स्पीड v है, जबकि c स्पीड ऑफ लाइट है। अब आपने इस तरह करना होगा कि कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में कि ये जो रिलेटिविस्टिक लेंथ l है इसको हाफ कर दो इस प्रॉपर लेंथ का, तो मैंने जस्ट सिंपल इसको फुट कर दिया। अब ये एल नॉट इस साइड से कैंसिल होगा, 1/2 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर यहाँ पर रह जाएगा। अब आपने सिंपल इसको स्क्वायर करना है ताकि ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो वो इसका स्क्वायर 1/4 है, 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, ये होगा आपके साथ वो जो आफ्टर द स्क्वायर। अब आपने इस तरह करना कि चूंकि हमारा टारगेट है वी को फाइंड करना,
तो अगर मैं v को फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं इसको इस साइड पर ले आऊँगा, जबकि 1/4 को इस साइड पर ले आऊँगा। तो v² इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लें तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, यहाँ पर जस्ट एलसीएम है 3/4। अब यहाँ पर आपने करना है v/c जस्ट टेकिंग अंडर द रूट या स्क्वायर रूट। तो अगर आप यहाँ पर स्क्वायर रूट लेते हो तो 3 का स्क्वायर रूट 3 के बराबर है, जबकि 4 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 होता है, और c को इस साइड पर ले आओ तो आपके साथ ऑप्शन है 3√2। तो आइए देखते हैं कि पेपर में कौन सा ऑप्शन इसी ऑप्शन के लिए करेक्ट है। तो यहाँ पर ये है √3/2c, ऑप्शन डी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है अ साउंड नोट हैज इंटेंसिटी आई। अगर एक साउंड है जिसकी इंटेंसिटी आई है इक्वल टू द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। हमारे साथ अगर हम साउंड लेवल मालूम करना चाहते हैं तो हमारे साथ इंटेंसिटी के लिए हम एक रेफरेंस लेवल लेते हैं जिसको हम कहते हैं फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, इसको हम कहते हैं I0, दैट इज द रेफरेंस, देन विल बी द लेवल एट साउंड लेवल। तो अगर ये आई जो हम साउंड लेवल मालूम करना चाहते हैं इस नोट का, और ये जो रेफरेंस लेवल ही दोनों इक्वल बन जाएगा, तो आपके साथ इन ऑप्शन में कौन सा होगा रिजल्ट साउंड लेवल के लिए। तो ये भी मैं आपको वेरी सिंपल करूंगा, और ये वेरी सिंपल है तो घबराना नहीं है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है डेल्टा L इज इक्वल टू 10 log ऑफ I डिवाइड बाई I0। I डिवाइडेड बाई I0, यहाँ पर I ओ नोट की इंटेंसिटी है, जबकि I0 ये ऑडिबल साउंड या जिसको हम फेंटेस्ट साउंड कहते हैं इसकी इंटेंसिटी। अगर I इज इक्वल टू I0 बन जाए तो आपके साथ ये रिजल्ट, तो साउंड लेवल डेल्टा L इज इक्वल टू I डिवाइड बाई I0 ये दोनों सेम हो गई, तो ये दोनों इक्वल हो जाए, तो इसके साथ ये कैंसल आउट होगा। अब यहाँ पर 1 रह जाएगा। अब log ऑफ 1 इज इक्वल टू होता है 0 का। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको साबित कर दूं कि log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 कैसा है, तो जस्ट कमेंट करना। तो अगली वीडियो में इसको मैं log ऑफ 1 को जिस ये कैसा 0 है तो मैं इसको ज़रूर करूँगा। तो log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, बात स्टूडेंट ने अपनी यहाँ पर ऐसा गलती की है कि log ऑफ 1 को 1 के बराबर लिया है, तो ये ऐसा नहीं है, ये 0 के बराबर है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, तो आपके साथ जो रिजल्ट है वो है 0। तो यहाँ पर आपके साथ करेक्ट ऑप्शन है 0D/। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। ए मोमेंटम ऑफ अ कार इज इंक्रीज बाय 20%। अब अगर एक कार है और वो मूवमेंट कर रहा है, मीन्स वो सम वेलोसिटी के साथ मूवमेंट कर रहा है, तो अगर इसका मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है 20% के साथ, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय। तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितनी परसेंट इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन ए कहते हैं 14%, ऑप्शन बी 24%, 34%, 44%। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हर एक क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करूँगा, लेकिन अगर आपने कमेंट में बताया तो ज़रूर ये मैं आपके लिए जस्ट मैं एक फोटो एक वीडियो में उसको जब मैं SST के लिए वीडियो बनाऊंगा तो इसमें मैं उसको डालूंगा अगली वीडियो में। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 44%। वेरी सिंपल मेथड है, जिस तरह मैंने ये 2 क्वेश्चन किए इस तरह ये क्वेश्चन बी है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। Now question number 45. What will be the beta factor in common emitter configuration? अगर आपके साथ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें आपको बीटा फैक्टर ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इफ इट्स अल्फा फैक्टर वैल्यू इज 1/2, अगर इसके अल्फा फैक्टर की वैल्यू अगर 1/2 है, तो सबसे पहले ये अल्फा फैक्टर और बीटा फैक्टर होता क्या है। अल्फा फैक्टर ये इस तरह होता है कि जब हम एक ट्रांजिस्टर लेते हैं जिसमें हम बेस को कॉमन लेते हैं, तो आउटपुट पर करंट हमारे साथ होता है IC, ये कलेक्टर पर हमको लेते हैं, जबकि IE ये इमिटर करंट होता है, ये इनपुट करंट होता है। तो इन दोनों के दरमियान जिस तरह एफिशिएंसी होता है, इस तरह ट्रांजिस्टर में इसको हम कहते हैं अल्फा फैक्टर।
इसको इम्प्लीकेशन फैक्टर बी कहा जाता है। तो आई सी डिवाइड बाई आई ई के बराबर, इन दोनों के दरमियान रेशो के बराबर है। अब बीटा इज इक्वल टू आई सी डिवाइड बाई आई बी के बराबर है। ये तब यूज होता है जब हमारे साथ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन हो। जब इमिटर को हम कॉमन करते हैं तो आउटपुट पर करंट कलेक्टर है, जबकि बेस पर इनपुट करंट है। तो इसके बाद ये आउटपुट करंट है, ये इनपुट करंट है, तो इनके रेशो को हम कहते हैं बीटा। तो अब ये क्वेश्चन कहते हैं कि अल्फा हमारे साथ गिवन है, आपने मालूम करना है बीटा, तो आप इन दोनों के दरमियान सबसे पहले रिलेशन को फाइंड कर दो। तो यहाँ पर मैं सिंपल फार्मूला भी लिख सकता था, लेकिन मैंने आपके लिए फार्मूला बनाया है कि चूंकि ये दो फार्मूले तो मैंने लिखे ऑलरेडी, अल्फा फैक्टर और बीटा फैक्टर के लिए। अब इस तरह होता है कि जितना करंट इमिटर से एन होते हैं, इनपुट करंट होते हैं कॉमन बेस में, तो ये आई बी प्लस आई सी के बराबर होते हैं। जो करंट एंटर होता है इमिटर से, तो ये बेस में डिवाइड होता है, प्लस ये डिवाइड होता है कलेक्टर में। इट मीन करंट का बाज़ी हिस्सा बेस की तरफ जाता है, जबकि बाज़ी हिस्सा ये कलेक्टर के पास जाता है। अब इसका भी एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अब मैं यहाँ पर इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पर ये करंट हमारे साथ इसके बराबर है। अब आपने इस तरह करना हो कि ये आई बी को आप फाइंड कर रहे हैं, तो आई बी इज इक्वल टू आई ई माइनस आई सी। अब इस आई बी की जगह ये वैल्यू जो हमारे साथ आई ई माइनस आई सी है, इसको पुट कर दो, तो आपके साथ रिजल्ट होगा आई सी डिवाइड बाई आई ई माइनस आई सी। अब आई सी डिवाइड बाई आई, अब आपने क्या करना है, आपने इस तरह करना है कि आई सी डिवाइड बाई आई ई, ये मैं इसको मैं इस तरह लिखता हूँ कि आई सी डिवाइड बाई आई सी माइनस आई ई माइनस आई सी लिखता हूँ। तो अब आपने इस तरह करना होगा कि आप जस्ट आई ई इन दोनों साइडों को आई ई से डिवाइड कर दो, आई सी डिवाइड बाई आई ई डिवाइडेड बाई, इसके बाद ये डिवीजन है, ये जो वाला डिवीजन है इसको मैंने बटा लिखा है, तो ये है। अब आई ई माइनस आई सी डिवाइड बाई ये भी आई ई है। तो आप यहाँ पर इस तरह कर दें कि आई सी डिवाइड बाई ई तो अल्फा है, तो ये अल्फा हो गया, जबकि ये डिवीजन अपनी जगह हम इसको जोड़ते हैं। इसके बाद आई सी डिवाइड आई ई डिवाइड बाई आई ई, ये अपनी जगह है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पर 1 है, जबकि आई सी डिवाइड बाई ई ये अगेन अल्फा है। अब फार्मूला बन गया ये फार्मूला एफएससी की बुक, सेकेंड की बुक में ये फार्मूला मौजूद है कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा की जो वैल्यू है ये गिवन है 1/2 है। आप सिंपल इसकी वैल्यू को फुट कर दो, तो अगर आप इसकी वैल्यू 1/2 फुट कर दो तो 1/2, ये डिवीजन मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ, और 1 अपनी जगह माइनस 1/2। अब ये तो रह गया अपनी जगह, लेकिन 2 माइनस 1/2 इसका आप एलसीएम ले लो, इसका क्या ले लो, एलसीएम लेने के बाद आपके साथ रिजल्ट होगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड बाई 1/2। अब आप अगर ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दो तो 2/1 आपके साथ रिजल्ट होगा बीटा इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन इज आई ए इज इक्वल टू 1, करेक्ट ऑप्शन इज 1।